नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रेरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 2 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें कि ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 12 पेनों और 7 पेंसिलों का मूल 233 है। यदि एक पेन के मूल में 1.50 की कमी होती है और एक पेंसिल के मूल में 1 रुपये की वृद्धि होती है, तो 2 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल 48 होता है। 4 पेनों और 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया क्या है, 12 पेन और 7 पेंसिलों का मूल्य कितना है, 233 है। और अगर उसकी पेन के मूल में 1.5 रुपये की 1.50 की कमी होती है और पेंसिल के मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि होती है, तो 2 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाता है, 48 होता है। तो मतलब क्या हो रहा है, पेन में क्या हो रहा है, 1.5 रुपये की कमी हो रही है, तो मतलब कि 2 पेन में कितना हो जाएगा, 3 रुपये की कमी हो जाएगी। और 3 पेंसिल है, एक में 1 की वृद्धि हो रही, तो 3 में 3 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो मतलब 3 की वृद्धि हुई और 3 की कमी भी हुई। अगर 2 पेनों और 3 पेंसिल की बात करेंगे तो इस हिसाब से अगर ये मूल्य की कमी ना हुई होती तो ये पहले भी तो 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 48 होता, क्योंकि अगर हम 2 पेन का कमी कर देंगे 3 रुपये की और 3 पेंसिलों में 1 रुपये के हिसाब से वृद्धि करेंगे, तब भी 3 की वृद्धि हो जाएगी और 3 की कमी हो जाएगी। तो ये 48 ही आएगा, 2 पेन एंड 3 पेंसिल का जो मूल्य है अभी और पहले भी, दोनों कंडीशन में ये 48 होगा। अब पहली कंडीशन क्या दी है, 12 पेन प्लस 7 पेंसिल कितना है, 233 है। अब देखिए 2 समीकरण हमें मिल गया है, दोनों में से हम पेन या पेंसिल किसी को बराबर करके हम एक को कैंसिल आउट कर देंगे और उसके बाद पेन या पेंसिल का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 12 पेन है लेकिन यहाँ 2 पेन है, यहाँ 6 से हम गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 12 पेन प्लस 3 पेंसिल, तो 6 18 पेंसिल बराबर 8 6 48, 24 4 28, 288। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये आएगा माइनस का 11 पेंसिल बराबर माइनस का 5 माइनस का 55। माइनस से माइनस कटेगा तो एक पेंसिल का जो दाम है यहाँ से 5 रुपये आ जाएगा। एक पेंसिल का 5 हो गया। अगर एक पेंसिल का 5 है तो इसमें मूल्य रख देंगे पेंसिल का, तो एक पेंसिल का 5 है तो 2 पेन प्लस एक पेंसिल का मतलब 3 गुणे 5 बराबर 48 है, तो 2 पेन बराबर हो जाएगा 48 माइनस 15, ये आएगा 33। तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 16.5 आएगा। तो एक पेन का आ गया 16.5 और एक पेंसिल का आ गया 5 रुपये। तो हमें बताना क्या है, 4 पेन और एक पेंसिल का दाम। तो एक पेन का 16.5 है तो 4 पेन का कितना हो जाएगा, 4 पेन का हो जाएगा हमारा 16 चौका 64, 66 रुपये हो जाएगा। 4 पेन का 66 और एक पेंसिल का 5, दोनों को जोड़ देंगे, 66 प्लस 5, 66 5 71, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुनी है, ठीक, और उस आयत का परिमाप 48 है, तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होगा 2 × l प्लस बी बराबर 48 दिया है। और पहली कंडीशन क्या है, l बराबर 3b, तो 2 × l बराबर 3b प्लस b बराबर 48, ठीक। और यहाँ से 3b प्लस b बराबर 4b हो जाएगा, तो 4b 2 × 4b बराबर 48, तो b बराबर हो जाएगा 48 बटे 4 दूनी 8, 8 6 48, b बराबर आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में BD AC पर स्थित बिंदु D पर लंब है और कोण DBC बराबर 44 अंश है। EBC पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि कोण CAE बराबर 34 अंश है। कोण AEB का माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ये हमारा AB, ये ABC त्रिभुज हो गया। BD जो है AC पर स्थित बिंदु D पर लंब है। BD जो है रेखा AC पर स्थित बिंदु D जो है
वो लंब है, तो ये हमारा लंब है ना BD, ठीक। ये दिया है तो लंब है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 अंश होगा, ये 90 अंश होगा दोनों साइड का। और कोण DBC, तो मतलब ये वाला एंगल जो है हमारा दिया है 44 अंश। अगर ये एंगल 44 है तो ये त्रिभुज DBC में अगर देखेंगे हम तो तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। मतलब कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 180 अंश होता है। हमारा कोण D कितना है, 90 अंश है, और कोण B भी 44 है, तो कोण C का मान यहाँ कितना आ जाएगा, 180। कोण D का मान रख देंगे माइनस का 90 और B का माइनस का 44, तो कोण C आ जाएगा हमारा कितना आएगा, यहाँ से 46 आ जाएगा। कोण C हो गया 46, ये वाला कोण हो गया हमारा 46, ठीक। अब क्या कह रहा है आगे, ई जो है BC पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि BC पर स्थित है, इस पे कोण CAE ये वाला एंगल दिया है 34 अंश, ये एंगल 34 है। तो हमें बताना है कोण AEB, तो ये वाला AEB ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल। तो अब देखिए ये 34 है, ये 46 है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग होता है 180 अंश, तो ये 180 कोण E की बात कर रहे हैं हम, कोण AEC की बात कर रहे हैं, ठीक। 180 माइनस 34 और 46, 40 से 70 80, तो बराबर हो जाएगा ये 100। तो ये वाला बाहर वाला एंगल हो गया हमारा 100। और ये एक लाइन है पूरी, एक लाइन पे कितना होता है कोण, 180 अंश होता है। अब ये वाला 100 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 80 हो जाएगा, तो हमारा ये कोण आ जाएगा 80 अंश, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक चतुर्भुज ABCD के कोण ABC और D को क्रम में लिया जाए तो उनका अनुपात 3:7:6:4 है। तो ABCD एक कैसा तो चतुर्भुज है ये बताना है, ठीक। अब देखिए अनुपात क्या दिया, 3:7:6:4। तो चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। तो 360 अंश बराबर, अगर एक को मैंने 3x मान लिया, एक को 7x मान लिया, एक को 6x मान लिया, एक को 4x मान लिया, तो ये चारों का योग हो जाएगा 360 अंश बराबर 7 3 10 6 16 4 20, 20x बराबर हमारा हो जाएगा 360, तो x बराबर आ जाएगा 18 अंश, ठीक। तो हमारा एक कोण हो जाएगा 54, 126, 108 और एक हो जाएगा 72। तो ये हमारे चारों कोण हो जाएंगे जो दिया हुआ चतुर्भुज है। तो कह के आ रहा है ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है क्या ये पतंग बनेगा, तो पहला कंडीशन पतंग, तो पतंग की कंडीशन क्या होती है, पतंग जो होता है हमारा उसकी दो आसन भुजाएं जो होती हैं बराबर होती है, मतलब ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होता है, ठीक। पहली कंडीशन है। अब विपरीत एंगल जो है वो बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो इसमें तो कोई दो एंगल ऐसा तो है नहीं कि बराबर है, तो हमारा पहला कंडीशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन नहीं फॉलो हो रहा है, ना तो इसकी भुजा बराबर बताई हुई, ना ही कोण बराबर बताया हुआ है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सामने की भुजाएं समांतर होती है, साथ में बराबर होती हैं, तो हमारा ये भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। तीसरा क्या है, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में क्या होता है कि विपरीत के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और तो विपरीत को कोण तो इसमें कोई किसी कंडीशन में बराबर है नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा कि समलंब चतुर्भुज। तो ये जो कंडीशन बन रही है इससे केवल एक ही कंडीशन फॉलो होगा कि हमारा ये चतुर्भुज है जो समलंब चतुर्भुज बनेगा, कोई दो आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ये हमारी समलंब चतुर्भुज की कंडीशन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें बताना क्या है, दिए गए वर्षों में कुल मिलाकर क्वालिफाई करने वाले लड़कियों की संख्या क्वालिफाई करने वाले लड़कों की संख्या से कितने % लगभग अधिक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है ये बताना है हमें। तो अब पहले लड़कियों जोड़, ये रेड वाली हमारी लड़कियां हैं और ब्लू वाले हमारे लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या को जोड़ लेते हैं। 45 + 65 + 92 + 48 + 90 + 76 + 45, ये हमारी लड़कियों की संख्या है। तो इसको जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 461। और लड़कों की संख्या जो है वो है 56 + 45 + 76 + 34 + 57 + 54
प्लस 25, ये हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 347। तो अब ये बताना है कि परसेंटेज में बताना है कितना अधिक है, एक्चुअल में कितना अधिक है। अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे में हमारा 114 अधिक है, देखिए ऐसे देखेंगे तो हमारा 114 अधिक है, लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है। तो 114 बटे में 347 गुणे 100, तो हम इसका मान निकालेंगे। तो देखिए नियर अबाउट में ही मान आएगा। देखिए अगर हम 114 से 347 को काटेंगे तो लगभग 3 बढ़ जाएगा, तो ये हमारा 100 बटे 3 आएगा, तो जो कि 33% के नियर अबाउट हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें नियर अबाउट ही मान के चलना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्ट अगर काटने जाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम एक नियर अबाउट वैल्यू तक ही काट के उसका ऑप्शन आंसर निकाल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ एक समीकरण दिया है, इसको हमें सरल करना है। तो देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक, और 5 का स्क्वायर 25 का पूरे का स्क्वायर कितना 3/2 है, गुणे 8 की पावर 3 2/3 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, की पावर क्या है 2/3। ऐसे भागे में 1/6 की पावर -3 है, तो हमने पहले भी आपको बताया अगर a की पावर -n है तो इसको हम 1/a की पावर n लिख सकते हैं। तो अब अगर 1/6 की पावर -3 है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ देखिए 169 में से 25 जाएगा तो हमारा बचेगा 144 की पावर 3/2 गुणे, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 की पावर 2 भागे में 6 की पावर 3। अब यहाँ देखिए 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 144 को हम 12 का पावर 2 लिख सकते हैं, कि पावर कितना है 3/2 है। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा 12 की पावर 3 आएगा, गुणे 2 की पावर 2 और भागे में 6 की पावर 3, ठीक। अब हम 12 को यहाँ तोड़ देंगे, 12 को 3 बार लिख देंगे, 12 गुणे 12 गुणे 12, 2 की पावर 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, और नीचे क्या 6 गुणे 6 गुणे 6, ये कटेगा 6 दूनी 12, ये भी कटेगा 6 दूनी 12, ए भी कटेगा 6 दूनी 12, ऊपर 2 की पावर 5 आ गया तो हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 32 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए अगर पोल हो या आदमी, अगर कोई रेलगाड़ी इनको क्रॉस करती है तो पोल या आदमी की लंबाई को हम एक पॉइंट मान के चलते हैं, तो वो अपनी खुद की लंबाई जो है वो उसको ही क्रॉस कर रहे हैं एक्चुअल में। तो अगर हम यहाँ गाड़ी की जो लंबाई है उसको यक्ष मान लेते हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। हमारा समय कितना दिया है 24 सेकंड और चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको सबसे पहले हम किस में मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 45 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे तो हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ रख लेते हैं 45 गुणे 5/18 और समय कितना है 24 सेकंड है, ठीक। तो ये 9 से काटेगा, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, ये काटेंगे 12 दूनी 24, तो 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, ये हमारा 300 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 या 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो 4 और 5 शेषफल कब प्राप्त होता है, जब 158 को विभाजित करते हैं तो हमारा कितना आता है 4 शेषफल आता है, और 215 को विभाजित करते हैं तो हमारा 5 शेषफल आता है। मतलब वो संख्या क्या रही होगी हमारी ये 154 रही होगी और ये हमारा 210 रहा हो गया, जिस संख्या में हमें बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करना है, तभी तो शेषफल 4 और 5 बचेंगे। तो हमारा एक संख्या आ गई 154 और एक आ गया 210। हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो एचसीएफ निकालेंगे पहले इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 2 से काटेंगे 214, 7 से कटेगा 11, 11 से जाएगा 1। अब यहाँ काटेंगे 2 से, 2 1 के 2, 2 पंचे, ये 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 1 के 5, 7 से जाएगा 7 3 21, फिर 3 से जाएगा 1। अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो हमारे इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, 2 दोनों में है, एक ये 2 हो गया गुणे एक 7 हो गया, और कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं दिया है ना, 7 दूनी 14, तो वो संख्या हमारी कौन हो जाएगी 14 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन से हमारा राइट ऑप्शन। तो हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या 14 है, जो जिससे हम कट करेंगे तो हमारा 158 और 215 को विभाजित करने में क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक मिश्रण में 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि अनुपात 2:3 करना है तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो इसकी एक कंडीशन ये भी एक तरीका होता है कि इसमें देखिए 3:1 पहले दिया है और दूसरी कंडीशन क्या है 2:3 दिया है। इसको दो तरीके से आपको बता देंगे। तो पहला तरीका यह है कि पहले देखो इसमें दूध में तो कोई छेड़छाड़ी की नहीं गई है, केवल पानी मिलाया गया है। तो दूध का जो रेशियो है वो पहले और बाद में तो रेशियो बराबर ही रहेगा ना, क्योंकि दूध तो बदला नहीं है। तो इसमें हम पहले दूध का रेशियो बराबर करेंगे। तो दूध क्या था 3 था, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 6:2 आ जाएगा। और इस कंडीशन में क्या आ जाएगा 3 दूनी 6:9 आ जाएगा। अब देखिए दूध का अनुपात बराबर है, अब पानी का अनुपात जो है 2 से 7 हो गया, मतलब 7 की वृद्धि हुई है। ठीक, अब पहले कितना था, पहले 6 2 8, पहले दूध का अनुपात 6 था और पानी का अनुपात 2 था। 6 2 8 बराबर कितना दिया, टोटल 80 लीटर दिया है, तो 1 बराबर 10 लीटर हो जाएगा। ठीक, तो 7 बराबर कितना आ जाएगा, 7 × 10 बराबर 70 लीटर। तो हमारा जो मिलाया गया पानी है वो 70 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। या एक तरीका ऐसा इसका ये है कि देखिए पहली कंडीशन क्या है 3:1 में अनुपात दिया है, तो सबसे पहले हम इसमें दूध और पानी का अलग अलग मात्रा निकाल लेंगे। तो अनुपात 3:1 दिया और लीटर कितना 80 लीटर है, तो 80 का पहले तीन हिस्सा हमारा दूध है बटे 4, ये हो जाएगा 60 लीटर। ये हमारी दूध आ गया। और दूसरा क्या 80 का 1/4 हमारा पानी है, तो 20 लीटर हमारा पानी आ गया। ठीक, ये हम दूसरे कंडीशन से बता रहे हैं, दूसरे तरीके से। अब देखिए ये 60 जो है दूध आ गया और पानी आ गया 20। अब इसमें कह क्या रहा है कि इतना पानी मिलाया जाए कि इसका रेशियो हो जाए 2:3। तो 60 में हमने तो कुछ मिलाया नहीं है, पानी में हमने कुछ मिला दिया कुछ मात्रा, कि इसका अनुपात हो गया 2:3। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, हमारा वही मान जो है हमारा मिलाए गए पानी की वैल्यू हो जाएगी। तो क्षेत्र 18, 2 दूनी 4 प्लस 2x, तो 18 ये 40,000 आएगा, तो 140 बराबर 2x, तो x बराबर 70 आ जाएगा, जो कि पानी की मिलाई की मात्रा आ जाएगी, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। आप जिस मेथड से चाहे उससे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.794 की पावर बार प्लस 0.876 की पावर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो अब इसको p/q के रूप में बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार है उतना ही नीचे 9 लिख लेते हैं। तो 7 9 4 उतना 9 लिख दिया, और जिस पे नहीं है उतना 0 उतार देते हैं, और जिस पे बार नहीं है उसको इसमें से घटा देते हैं। प्लस सेम कंडीशन इसमें करेंगे, 8 7 6 में जितने के ऊपर बार है उतना 9 लिख दिए नीचे, और जिस पे नहीं है उतना 0, और जिस पे बार नहीं है उसको यहाँ ऊपर से घटा दिए। तो हमारा आ जाएगा 794 से अगर 7 घटाएंगे तो हमारा आएगा 787/990 प्लस 868/990। अब देखिए दोनों में हर तो बराबर है, तो हमारा ऊपर जुड़ जाएगा 990, और ऊपर जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 8 7 15 5 हासिल 1, 8 से 14 15 5 हासिल 1, 8 7 15 16 16 से 55 आ गया। अब इसको 5 से काटेंगे तो हमारा 5 से कटेगा ये, तो 5 के 5 5 9 45 5 8 40, 198 नीचे आ गया। अब 5 ते 15 5 ते 15 5 के पास 331/198 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन तो एक से ही 133/198 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ध्रुव समीकरण का एक मूल 4 - 2√5 है। तो हमने पीछे सेट में बताया जहां मूल काल्पनिक होगा या रूट में दिया रहेगा, तो वहाँ उसका दूसरा मूल हमेशा उसका संयुग्मी होगा, तो उसका दूसरा मूल होगा 4 + 2√5। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। चलिए अगर हम किसी समीकरण का 2 मूल दिया तो हम समीकरण कैसे बनाते हैं, हमारा होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। x² मूलों का योग क्या हो जाएगा 4 - 2√5 प्लस 4 + 2√5, एक ब्रैकेट में गुणे x प्लस 4 - 2√5, और एक हो जाएगा 4 + 2√5 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x² माइनस 2√5 कट जाएगा 2√5 से, तो ये आएगा माइनस का 4 + 8 हो जाएगा 8x, यहाँ आएगा प्लस 4 × 4 = 16 माइनस 2 दूनी 4 पंचे 20 माइनस 20 बराबर 0। ये आ गया x² माइनस 8x माइनस का 4 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% का व्यापारिक छूट के बाद पहले से छूट वाले मूल्य पर 8% की नगद छूट देता है। पहले उसने 25% का छूट दिया, फिर उसने 8% का छूट दिया, ठीक, और फिर भी क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखा गया है। इसका एक तरीका ये है कि अलग अलग डिस्काउंट, क्रमिक डिस्काउंट दिया है ना, इसको हम सिंगल डिस्काउंट में बदल लें। तो सिंगल डिस्काउंट में बदलने क्या होता है, A + B माइनस AB बटे 100। तो 25 + 8 माइनस 25 गुणे 8 बटे 100। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, माइनस को 25 8 33, 33 माइनस 2 बराबर 31, मतलब 31% एकल डिस्काउंट आ गया। अगर मान लो अंकित मूल्य x था तो x पे 31% का देगा, मतलब उसने 69% उसका विक्रय मूल्य रखा। 69% बराबर उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, उसने क्रय मूल्य पे 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित किया। क्रय मूल्य का क्रय मूल्य का अगर y है हमारा, तो y जो है 17.3%, मतलब 117.3 बटे 100, ये किसके बराबर होगा, ए बी सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। अब दोनों सेलिंग प्राइस ये बराबर रख लेंगे हम, तो यहाँ से हमारा मार्क प्राइस और क्रय मूल्य का हमारा रेशियो निकल आएगा। तो ये अगर हम बराबर रखेंगे तो x गुणे 69 बटे 100 बराबर y गुणे 117.3 बटे 100, ठीक। 100 से 100 कट जाएगा तो x/y बराबर, मतलब मार्क प्राइस बटे कास्ट प्राइस बराबर आ जाएगा हमारा 117.3 बटे 69, ठीक। तो हमें बताना क्या है, माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखा गया है। या इसको हम कट कर दें, यहाँ से कट जाएगा, देखिए यहाँ से काटेंगे तो हमारा ये 0 नीचे आ जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, ठीक। अब 3 से काटेंगे हमारा, तो 23 × 69, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 1 3, फिर ये 23 से काटेंगे हमारा आ जाएगा फिर 17। तो हमारा आएगा मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा वो 17/10 आ जाएगा, ठीक। अब मार्क प्राइस क्या बताना है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, तो कितना अधिक है, 7 अधिक है। 7 अधिक है कितने पे, 10 पे, गुणे 100, तो हमारा ये आएगा 70%। हमारा 70% आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। या इसका एक तरीका ये भी है, एक फार्मूला होता है, यहाँ से मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस का सीधा रेशियो निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस बटे कास्ट प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100 माइनस डिस्काउंट। ये हमारा यहाँ से सीधा रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि अभी सीधा डायरेक्ट यही आ जाएगा। ये जो आया है सीधा यहाँ से ये भी आएगा, ये हमेशा याद रखिए, ये हमेशा काम देगा। ये इसका एक तरीका और है, अगर आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला नहीं लगाना चाहते, जैसे आप सोच रहे हैं एकल छूट का फार्मूला हमें नहीं याद आ रहा है, तो यहाँ आप सीधा क्रय मार्क प्राइस पे पहले क्या बोल रहा है, 25% छूट, मतलब वो 75% पे बेच रहा होगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि 8% का छूट, मतलब वो 92% पे बेच रहा होगा। तो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सेलिंग प्राइस निकाल के और ये वाली सेलिंग प्राइस निकाल के यहाँ दोनों इसको बराबर कर दीजिए, चाहे ये बराबर कर लीजिए चाहे ये बराबर कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, कि आप ये सिंगल छूट निकालना चाहते हैं या इस वाले तरीके से लगाना चाहते हैं। दोनों में आंसर सेम ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में x-2, x-4 और x है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं और त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय फॉलो होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण कौन सी होती है, सबसे बड़ी भुजा। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या, x है, तो x का स्क्वायर बराबर x-4 का स्क्वायर प्लस x-2 का स्क्वायर, ठीक। अब हम इसको x-4 x-2 को खोल देंगे तो हमारा आएगा x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस 8x प्लस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4x, ठीक। यहाँ बाहर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि बराबर के दो अपोजिट साइड में दोनों, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 4 12x प्लस 16 4 20 बराबर 0। ये हमारा 2 घात समीकरण आ गया। यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 दूना 20 माइनस 2x प्लस 20 बराबर 0।
x यहाँ से कॉमन हो गया x माइनस 10, यहाँ माइनस का 2 कॉमन हो गया x माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर आ गया, एक 10 आ गया और एक x बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो x की 2 वैल्यू आ गए, x बराबर 10 और x बराबर 2। अब जैसे x बराबर 2 हम लेना चाहेंगे तो x बराबर हम जब 2 लेंगे तो इसमें देखिए ये वाली जो भुजा है वो 0 हो जाएगी। ठीक, और ये वाली भुजा हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए हम x बराबर 2 ना लेकर x बराबर हम 10 लेकर चलेंगे। अगर x बराबर 10 है तो हमारी एक भुजा हो जाएगी 8, एक हो जाएगी 6 और एक हो जाएगी 10। ये हमारी 3 भुजाएं आ गई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आधार क्या है हमारा? आधार हम या 6 को मान लीजिए या 8 को मान लीजिए, गुणे 6। तो 2 चौक 8, 6 चौक 24। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 35 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 306, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब दोनों संख्याओं का a + b बराबर दिया है 35 दिया है और एलसीएम दिया है उसका 306। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं दिमाग लगाते 306 को हम विखंडन कर लेंगे। 306 उसका एलसीएम है ना, तो 306 का हम फैक्टर करेंगे तो 3 से जाएगा 102, 2 से जाएगा 51, 3 से जाएगा 17, अब सीधा 17 से जाएगा 1। ठीक, अब ये हमारा विखंडन करने पे ये हमारा विखंडन आ गया इसका 306 का। अब इसमें एक चीज़ दिमाग लगे, ये भुजा मतलब कि संख्याओं का योगफल जो है वो 35 है। तो हमारी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दोनों योग करने पे उसकी 35 आ जाए। तो हमारा अगर देखिए, अगर हम 17 के साथ में कोई भी मल्टीपल करते हैं, 17 दूना 34, उसके बाद जो भी सबसे छोटी क्या है 17 गुणे 2 बनेगा, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34। और दूसरी भुजा क्या आ जाएगी 3 त्रिक 9 + 9, तो ये हमेशा 35 से ज़्यादा हो जा रहा है कि नहीं। तो हमारा 17 दूनी 34 कभी मतलब ये वाली कंडीशन अगर हम 17 गुणे 3 ले लेते हैं तब पर भी तो हमारा ये ज़्यादा ही हो जाएगा योगफल। तो हम एक भुजा को ले लेते हैं 17 और दूसरी जो ये तीनों बची हुई हैं इसको ले लेते हैं। तो क्या है 3 दूनी 6, ठीक 18, एक 18, एक 17, एक 18, जो कि 17 + 18 बराबर हो जाएगा कितना 35 आ जाएगा। तो इसी ट्रिक को फॉलो करिए, ये हमेशा आपको साथ देगा। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। देखिए विखंडन करने पे आपको खुद दिख जाएगा 17 जो है वो किसी में भी मल्टीपल करेंगे तो हमारा 35 से ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो ऐसा सोच दिमाग लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर हम बेसिक मेथड से जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक क्रमशः 58.7 और 61.1 है। प्रयोग सिद्ध सूत्र का उपयोग करके आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या होता है 2 × माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 × माध्यिका, ये हमारा फार्मूला होता है। तो माध्य कितना दिया है, माध्य दिया 58.7 और बहुलक दिया है 61.1 बराबर क्या है माध्यिका। ठीक, अब ये आएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17, 5 दूनी 10, 11 प्लस 61.1 बराबर 3 × माध्यिका। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 4 1 5, 7 1 8, 6 1 7, 178.5/3। अब इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 9 27, 3 × 5 = 15, 59.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार को करने में कितना समय लगेगा? ए जो है वो 15 दिन, अब बी जो है वो 20 दिन। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे पहले। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो 60, इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी। ठीक, इसकी कार्य क्षमता निकाल लिए। अब दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे, अब देखिए ए जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम करेंगे। ठीक, अब काम कितना है 60 है, तो 60 काम को मिलके करेंगे तो 60 में से 7 हो जाएगा दिनों की संख्या। तो 7 7 49, 7 8 56, 56 4 60/7, 8 से 4/7 हमारा आंसर है, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 54 है तो 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य अगर हमारा दिया हो, कोई बारंबारता सारणी दी हुई है, तो हमारा माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर fi xi का योग बटे fi। तो
यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है, तो पहले एक्स हम निकालेंगे। एक्स निकालने के लिए इस क्लास का जो है हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो इस क्लास का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 40 20 60 है, 60 में 2 डिवाइड करेंगे तो ये 30 आएगा। ऐसे 60 40 100 इसको डिवाइड करेंगे ये 50 आएगा। ये हम एक्स का मान निकाल रहे हैं। अब इसमें से 8 से 14 ये आएगा 70, ये आएगा 180, ये 90 आ जाएगा। ऐसे ये आ जाएगा, ये टोटल दिया हुआ है। अब देखिए इसके बाद हम एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो एफ आई एक्स आई क्या आएगा, एफ में एक्स का गुणा कर देंगे, ये 70 हो जाएगा, ये 11 33 303 हो जाएगा, ठीक। ये 50 एक्स हो जाएगा, ये 963 630 हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 वाई। तो हमारा एफ आई एक्स आई हो गया। और हमारा एफ दिया हुआ है, तो एफ हमारा दिया क्या, टोटल 50 दिया है। तो हम फ्रीक्वेंसी का योग के बराबर 50 है, मतलब कि 7 + 11 + x + 9 + y बराबर 50 दिया है। तो यहाँ x + y आ जाएगा, x + y आएगा 50 - 11 9 20 7 27, 50 - 27 मतलब x + y बराबर हमारा हो गया 23। ये हमारा एक समीकरण हो गया, ठीक। अब दूसरा समीकरण हम माध्य के फार्मूले से निकाल लेंगे। तो माध्य दिया है क्या, माध्य दिया है 54 बराबर एफ आई एक्स आई का योग मतलब 70 + 330 + 50x + 630 + 90y बटे में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है, ठीक। तो ये 54 × 50 को इधर ले लेंगे हम। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या, पहले इसमें पूरे में 10 कामन ही ले लेते हैं, 10 कामन हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे 33 7 40 40 40 60 100 103 आएगा, प्लस 5x + 9y, ठीक। ये 0 से 0 काट देंगे तो ये हमारा 5 चौक 20 5 25 तो 27 270 बराबर हो जाएगा 103 + 5x + 9y। तो 5x + 9y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5x + 9y बराबर हो जाएगा हमारा 270 में से 103 घटाएंगे तो 170 167 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये 2 समीकरण है, इसमें से x y का हम मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले x या y को हम बराबर कर लेंगे, या x को बराबर कर लेंगे या y को बराबर कर लेंगे। तो हम यहाँ से 5 से गुणा करेंगे, 5x + 5y बराबर हो जाएगा ये 23 है, 5 3 15 5 दूनी 10 11 115 हो जाएगा। अब यहाँ से 5x + 9y बराबर 167, ये दोनों माइनस करेंगे तो ये आएगा 4y बराबर 67 में से 167 में 115 घटाएंगे तो 2 5 52, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 13। y 13 आ गया। तो अगर y 13 है, यहाँ y का मान रख गए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। y 13 x 10, तो ये हमें निकालना क्या है, 2x + 3y निकालना ना, 2x + 3y। तो 2 × x कितना है, 10 है, 10 + 3 × 13, तो 10 दूनी 20 20 + 13 39, तो हमारा आएगा 30 20 50 59 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पे x मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% का छूट देता है। वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% का वैट लगाने के बाद 432 रुपये में बेचता है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 20 का छूट देता है, 20% का छूट देता है, मतलब 20 का छूट देगा। इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 20/100 बराबर 1/5 आया। मतलब वो 5 के मूल्य पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 4 में बेच रहा है, 5 के सामान वो 4 में दे रहा है, 1 का डिस्काउंट दे रहा है ना। ऐसे दूसरा क्या है, 12.5% का वो बैट लगा था। बैट मतलब उसने टैक्स लगाया, तो 12.5% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 12.5/100, 0 डालेंगे नीचे 10 25 पंचे 125 25 चौका 100 5 दूनी 10, 1 बराबर 101/8 आ गया। ये फ्रैक्शन आ गया 1/8, मतलब 8 के सामान पे वो 1 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स ले रहा है, तो मतलब 8 का सामान वो 9 में बेच रहा है, ठीक। अब देखिए 8 पंचे 40, इन दोनों गुणा कर लेंगे और 9 चौक 36, तो ये हमारा डिस्काउंट और बैट लगाने के बाद का मूल्य है 36 रुपया। और पहले अगर डिस्काउंट नहीं देता और बैट नहीं लगाता तो हमारा मूल्य होता 40 रुपया। तो हमारा बैट लगाने के बाद मूल्य दिया 432, 36 बराबर 432 है। अब 36 बराबर 432 हो गया, हमें निकालना क्या,
तो 1 बराबर हो जाएगा 432/36। इसको काटेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक, तो हमें निकालना क्या, 40 का दाम निकालना है ना, हमें पहले की वैल्यू x का मान मार्क प्राइस बताना है। तो 1 बराबर 12, तो 40 बराबर 40 गुणे 12, 12 चौक 48, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4800 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से येन वर्ष का साधारण ब्याज 2160 है, तो येन का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो ब्याज कितना दिया है, 2160 दिया है, मूलधन कितना 4800 है, दर 15% है, समय यन है, बटे में 100। 2 जीरो कट गया, यन बराबर हो जाएगा हमारा 2160 बटे 48 गुणे 15। ठीक, अब इसको हम 15 काटेंगे, 15 के 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो 12 चौक 48, 12 पर ही हम 144, 4 3 12, यन बराबर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी कंपनी के दिए गए वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए कुल बीमे 36,000 थे, तो उस वर्ष कितने अग्नि बीमे और संपत्ति बीमे बेचे गए। अग्नि बीमा और संपत्ति बीमा बताना है। तो अग्नि बीमा हमारा ये फायर इंश्योरेंस 6% है और संपत्ति बीमा हमारा 2% है। मतलब अगर 100% बराबर हो दिया है 36,000, ठीक, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें बताना कितनी वैल्यू है, 6 + 2, 6 अग्नि है, 2 प्रॉपर्टी है, 8% की वैल्यू बतानी है। तो 1 बराबर 360, 8% बराबर 8 बराबर 8 गुणे 360 बराबर 8 × 48, 8 × 24, 4 28, 2880 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर sec थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा और y बराबर sec थीटा इंटू sec थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है, तो हमें एक्स वाई का मान बताना है। ठीक, किसका, एक्स वाई का मान बताना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल करेंगे। अगर हम इसको वाई को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम जब साइन कास में बदलेंगे तो यहाँ सेक को पहले बाहर लिख लेते हैं, सेक थीटा, और सेक को बदलेंगे 1 बटे कॉस थीटा होगा, प्लस ये आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए सेक थीटा यहाँ आएगा, देखिए नीचे का बेस बराबर, तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर आएगा और नीचे कॉस थीटा आएगा। अब ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस साइन थीटा है। अब यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा सेक थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, नीचे कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये सेक थीटा बाहर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। तो नीचे कॉस है, एक कॉस से ये कॉस कट जाएगा और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा, तो दोनों एक दूसरे अपोजिट होते हैं, उसके बराबर दोनों आपस में कट के 1 आ जाएगा। तो ये y का वैल्यू तो हमारा 1 आ गया, y बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 आ गया। ठीक, अब हम x को सॉल्व कर लेते हैं, तो x को सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम बदलेंगे तो 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हम साइन कॉस में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बटे में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम, ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके बराबर होता है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, ये हो गया ऊपर वाली वैल्यू 1, और नीचे बची क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा, तो ये हम टेन थीटा लिख सकते हैं, इधर कॉस थीटा बचा, इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया टेन थीटा इंटू सेक थीटा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ x का मान ये आ गया और y का मान 1 है, तो अगर x इंटू वाई करेंगे तो हमारा तो यही वैल्यू तो आएगा जो x का मान है, क्योंकि y बराबर 1 दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
6 के दो क्रमागत गुणों का योग 66 है। इन दोनों गुणजों में से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। तो चलिए, दो क्रमागत बोल रहा तो हमें एक को x ले लिया, एक को x+1 ले लिया, तो इनके गुणजों का योग जो है 66 है। तो मतलब 6x+1 बराबर 66 दिया हुआ है। ठीक, तो ये आएगा 6x + 6 बराबर 66। ये 6 दूनी 12x बराबर 6 उधर ले जाएंगे तो 60 हो जाएगा, क्योंकि 6 जाएगा तो माइनस होगा, घट जाएगा। तो x बराबर 12 पंचे 60, x बराबर 5 आ गया। तो एक गुणा जो हो जाएगा 6 गुणे 5 और दूसरा हो जाएगा 6 गुणे 6, तो बराबर 6 पंचे 30 और 1 36। ठीक, तो छोटा बताना, छोटा क्या होगा 30 होगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × h + r, ये हमारा फार्मूला होता है। पाई में बताना है तो हम पाई का मान नहीं रखते हैं, 2 गुणे पाई। r कितना दिया है? 24 दिया है। h कितना दिया है? 6 दिया है, और r 24। ठीक, तो 2 गुणे पाई गुणे 24 गुणे 24 से 30। ठीक, तो 30 दूनी 60, 60 गुणे 24 गुणे पाई। अब यहाँ गुणा करेंगे 6 चौक 24, 1 0 बाहर पहले से है, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 1440 पाई हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 1440 पाई हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले क्या अनुपात था? 2x मैंने मान लिया और दूसरा 7x, संख्या मैंने मान लिया। अब पहली संख्या में 14 की वृद्धि कर दिया, 2x + 14 कर दिया, और दूसरी में क्या किया? 6 की कमी की, 7x - 6 कर दिया। तो अनुपात कितना आ गया हमारा? 4:3। तो इसको हम सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे यहाँ से। 3 दूनी 6x + 14 42 बराबर 7 चौक 28, x - 6 चौक 24। ठीक, अब इस x को इधर ले जाएंगे तो ये 28 में से घटेगा तो हमारा 22x आएगा। ये 22x आ गया, और -24 इधर लाएंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 24, तो ये आएगा 4 2 6। तो x बराबर आ जाएगा 22 से 66, x बराबर 3 आ गया हमारा। तो x 3 है तो एक संख्या 6 हो जाएगी और दूसरी संख्या 7 × 21, 6 और 21। तो दोनों मूल संख्याओं का योग पूछ रहा है ना, तो 21 + 6 बराबर 27, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 2 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर आपको हमारे क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि डेली आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं 2 सितंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट मैथ के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।